गुड इवनिंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एडवोकेट अमित कुमार गुप्ता। अपने प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की सीरीज में आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है सेक्शन 19। सेक्शन 19 ऑफ द प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 अथॉरिटीज की पावर के बारे में बात करता है। हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट 1988 की अथॉरिटीज कौन कौन सी हैं। उसके अंदर था इनिशिएटिंग ऑफिसर, अप्रूविंग अथॉरिटी, एडमिनिस्ट्रेटर और एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी। जब तक किसी अथॉरिटी को काम करने के लिए पावर नहीं दी जाएंगी तो जब तक उन अथॉरिटीज का कोई मान्य नहीं है। इसीलिए सेक्शन 19 के अंदर यह स्पेसिफिकली बता दिया गया है कि इस एक्ट की जो अथॉरिटीज हैं उनको क्या क्या पावर है। तो सबसे पहले सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 जो है वो ये कहता है कि इन चारों अथॉरिटीज को अपने काम को करने के लिए वो सारी पावर्स अवेलेबल हैं जो कि एक कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंदर होती हैं, और उसके मुताबिक ये सारी अथॉरिटीज इन 6 कामों को कर सकती हैं। मतलब कहने का तात्पर्य यह हुआ कि जो हम डिस्कस करेंगे जिन पावर्स को, उन पावर्स को लागू करने के लिए और उन पावर्स को यूज करने के लिए ये सारी अथॉरिटीज जो हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के मुताबिक उन जो पावर्स उस कोड के अंदर दी गई हैं वो सारी पावर्स इस एक्ट के अंदर भी अथॉरिटीज को मिलेंगी। तो सबसे पहली पावर है डिस्कवरी एंड इंस्पेक्शन। कोई भी अथॉरिटी जो है जो कि इस एक्ट के अंदर आती है उसको पहली पावर दी गई है कि वो कहीं पे भी जाके इंस्पेक्शन कर सकती है और ये डिस्कवर कर सकती है कि ये प्रॉपर्टी जो है वो बेनामी है या नहीं, ये ट्रांजैक्शन बेनामी है या नहीं, ये बेनामीदार है या नहीं, या वो बेनिफिशियरी है या नहीं। सेकंड जो पावर है वो ये है एनफोर्सिंग द अटेंडेंस ऑफ एनी पर्सन एंड एग्जामिनिंग हिम ऑन ओथ। ये सबसे इंपॉर्टेंट पावर होती है किसी भी एक्ट को लागू कराने के लिए जहां पे एटलीस्ट बहुत सारी इंफॉर्मेशन की जरूरत होती है अथॉरिटी को, क्योंकि इंफॉर्मेशन तभी मिल सकती है जब किसी पर्सन की अटेंडेंस कराई जाएगी, उसको ऑफिस में बुलाया जाएगा और उसकी कोई भी स्टेटमेंट जो है वो ओथ पर ली जाएगी। लेकिन ये सारे काम जो हैं वो कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के मुताबिक किए जाएंगे। थर्ड पावर है कंपेलिंग द प्रोडक्शन ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड अदर डॉक्यूमेंट्स। जितनी भी अथॉरिटीज प्रोहिबिशन ऑफ बेनामी प्रॉपर्टी ट्रांजैक्शन एक्ट के अंदर दी गई हैं वो सारी अथॉरिटीज जो हैं वो बुक्स ऑफ अकाउंट्स को और किसी भी डॉक्यूमेंट को मंगा सकती हैं जो कि वो ये समझती हैं कि ये सारे के सारे बुक्स और डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो इस एक्ट को लागू करने के लिए और इस एक्ट के प्रोविजंस को इंप्लीमेंट करने के लिए या किसी प्रॉपर्टी को बेनामी करार करने के लिए या किसी ट्रांजैक्शन को बेनामी ट्रांजैक्शन करार करने के लिए उन सारे डॉक्यूमेंट्स या बुक्स ऑफ अकाउंट्स का होना जरूरी है। चौथी पावर है ये सारी अथॉरिटीज जो है वो कमीशन इशू कर सकती हैं। पांचवी पावर है कि किसी भी आदमी से, किसी भी पर्सन से वो एफिडेविट पर एविडेंस को ले सकती हैं। और जो सिक्स्थ पावर है वो ये है कि इसके अलावा यदि कभी भी ऐसा लगेगा कि ये वाली पावर भी जो है अथॉरिटीज को दी जानी चाहिए तो वो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो स्पेसिफाई कर सकती है कि अथॉरिटीज को ये पावर भी मिलनी चाहिए। अब बात आती है सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 की। उसके अंदर ये कहा गया है कि इस एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं वो किसी को भी ये कह सकती हैं कि वो या उसका ऑथराइज्ड एजेंट ऑफिस में आए और ऑफिसर के ऑफिस को अटेंड करे, स्टेटमेंट्स दे और बुक्स ऑफ अकाउंट्स जो है प्रोड्यूस करे। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि इन अथॉरिटीज को लगता है कि यदि किसी को बुलाना है और उससे स्टेटमेंट रिकॉर्ड करानी है या बुक्स ऑफ अकाउंट्स मंगाने हैं किसी भी तरीके के जिससे ऑफिसर को जानकारी मिल पाए कि एक प्रॉपर्टी बेनामी है या नहीं है, तो वो सारे के सारे डॉक्यूमेंट्स या उस आदमी की अटेंडेंस को एनफोर्स कर सकते हैं। थर्ड है
सेक्शन 19 सबसेक्शन 3 बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि ये कहता है कि सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 और सेक्शन 19 सबसेक्शन 2, सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 में हमने देखा कि बहुत सारी पावर्स दी गई हैं कि वो इंस्पेक्शन कर सकता है ऑफिसर, बुक्स ऑफ अकाउंट्स को प्रोड्यूस करा सकता है। सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 के अंदर देखा कि किसी भी पर्सन की अटेंडेंस जो है वो एनफोर्स कर सकता है। तो इन सब पावर्स के लिए ये कहा गया है कि ऑफिसर को वो सारी पावर्स अवेलेबल होंगी जो कि एक इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 193 और सेक्शन 228 के अंदर होती हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि इंडियन पीनल कोड के भी जो प्रोविजंस हैं वो यहां पे लागू हैं, और ये सारी की सारी प्रोसीडिंग सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 की प्रोसीडिंग और सेक्शन 19 सबसेक्शन 2 की प्रोसीडिंग जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग कहलाएंगी विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। जो बाकी इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स जैसे हमने देखा है कि उसके अंदर वो कौन सी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स होती हैं, लेकिन एवरी प्रोसीडिंग इन सेक्शन 19 सबसेक्शन 1 एंड 19 सबसेक्शन 2 विल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। अब आता है सेक्शन 19 सबसेक्शन 4। 19 सबसेक्शन 4 ये कहता है कि एनी अथॉरिटी कैन रिक्विजिशन द सर्विस ऑफ ए पुलिस ऑफिसर और एनी ऑफिसर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट फॉर द पर्पसेस ऑफ सेक्शन 19 सबसेक्शन 1। फ्रेंड्स, हमने देखा कि जितनी भी अथॉरिटीज हैं उसके अंदर जो पावर एक्सरसाइज की गई है या जो भी ये प्रोसीडिंग्स चलेंगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग है, और ये कहा गया कि ये सारे अथॉरिटीज जो है वो एक पुलिस ऑफिसर की भी मदद ले सकती हैं या किसी और ऑफिसर की भी मदद ले सकती हैं। लेकिन जब ये जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं तो क्या इन ऑफिसर्स की क्वालिफिकेशन के लिए ये जरूरी नहीं था कि उसके लिए एक लॉ की डिग्री होना जरूरी हो? क्या गवर्नमेंट ये भी मान लेती है कि उन सारे ऑफिसर्स को जो कि इनकम टैक्स के ऑफिसर्स हैं उनको भी सारी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की नॉलेज है? जब ये प्रोसीडिंग्स जुडिशियल मानी जा रही हैं तो ये भी जरूरी होना चाहिए कि उन ऑफिसर्स के लिए एक एटलीस्ट एक लॉ ग्रेजुएट की डिग्री होना जरूरी हो, ताकि वो एटलीस्ट जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की पूरी नॉलेज रख सके। इसके अंदर ये प्रावधान दिया गया है कि वो किसी भी पुलिस ऑफिसर की मदद ले सकते हैं। तो कैसे पुलिस ऑफिसर की मदद लेनी है, कैसे उसको रिक्वेजिशन करना है, क्या उसकी तहजीब होती है, क्या उसका मैनरिज्म होता है, उन सबको सिखाने के लिए एटलीस्ट कोई क्वालिफिकेशन जो है एडिशनल क्वालिफिकेशन इन ऑफिसर्स की होना जरूरी है। ये मेरा विचार है, लेकिन ऐसा कुछ एक्ट के अंदर नहीं दिया गया है। अब बात आती है सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 की। ये कहता, इसके अंदर ये कहा गया है कि जो भी ऑफिसर है वो किसी भी रिपोर्टिंग एंटिटी को जो ये कह सकता है कि ये इंफॉर्मेशन हमको दे, या किसी इंटरमीडियरी को ये कह सकता है कि ये इंफॉर्मेशन दे, तो सेक्शन 19 सबसेक्शन 5 ये कहता है कि रिपोर्टिंग एंटिटी मींस एनी इंटरमीडियरी और एनी अथॉरिटी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट और एनी अदर पर्सन नोटिफाइड इन दिस बिहाफ। मतलब वो किसी इंटरमीडियरी की भी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है, किसी रिपोर्टिंग एंटिटी से भी इंफॉर्मेशन ले सकता है। और इंटरमीडियरी कौन होगा? जो कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट 2002 के अंदर डिफाइन किया गया है। तो फ्रेंड्स, जो सेक्शन 19 है उसके अंदर जो अथॉरिटीज हैं उनको बहुत वाइड पावर्स दी गई हैं। उसका जो मेन कंक्लूजन है वो ये है कि ये सारी की सारी प्रोसीडिंग्स जो है वो जुडिशियल प्रोसीडिंग्स कहलाएंगी। किसी भी आदमी को बुला सकते हैं, कोई भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, इवन पुलिस ऑफिसर की भी सर्विसेज जो है वो अथॉरिटीज जो है वो अवेल कर सकती हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए। अब फ्रेंड्स, इसके अंदर हमने देखा कि जो अथॉरिटीज हैं वो किसी भी आदमी को समन कर सकती है। तो समन के लिए मैं आपको 2-3 चीजें बताना चाहता हूं। समन के लिए पहली बात यह आती है कि ए पर्सन कैन नॉट बी इशूड समन्स फॉर प्रोड्यूसिंग डॉक्यूमेंट्स विच मे नॉट बी रिलेटेड टू द इंक्वायरी। हमने देखा है कि इनकम टैक्स की प्रोसीडिंग्स में तो ये बहुत होता है, समन इशू करते हैं, पिछले 3 साल की 4 सालों की सारी बैंक स्टेटमेंट्स, उसके इनकम टैक्स के रिटर्न की कॉपी और ऐसे कागज मांगते हैं कि यदि वो सारे कागज प्रैक्टिकली दें तो इतना वॉल्यूमियस हो जाता है कि वो किसी के लिए भी उसका कंप्लाई करना मुश्किल है। लेकिन जो समन भेजने की भी तहजीब है उसका भी पालन नहीं किया जाता। बहरहाल समन्स के लिए एक मोटे तौर पे बात यह है कि आप वो ऐसी इंफॉर्मेशन समन्स के द्वारा ना मांगे जो वो आदमी उसको दे ही नहीं सकता। तो कहने का मतलब ये हुआ कि यदि मुझे कोई ऐसा समन आता है जिसके अंदर ऐसी इंफॉर्मेशन
मांगी गई है जो मैं दे ही नहीं सकता, तो मैं ये कह सकता हूं कि साहब ये इंफॉर्मेशन मुझसे रिलेटेड नहीं है और आई कैन नॉट प्रोवाइड दिस इंफॉर्मेशन। दूसरी बात समन्स के लिए ये आती है कि जब भी समन करके बुलाया जाता है तो जनरली बड़े ऑकवर्ड आंसर्स पूछे जाते हैं। कई बार ऐसे आंसर्स पूछे जाते हैं कि अब प्रॉपर्टी का मैटर है, यदि प्रॉपर्टी के बारे में आप पूछ रहे हैं कि भाई ये 2010 में किसके नाम में खरीदी थी, हो सकता है ना ध्यान हो, या कई बार ये ना पता हो कि ये ज्वाइंट नेम में किसके ज्वाइंट नेम में थी। तो उसका ये तजीब है कि जो भी उस समन्स का या जो स्टेटमेंट रिकॉर्ड की जा रही है उस समय उसके लिए जरूरी नहीं होता कि इमीडिएट आंसर करना। गलत आंसर करने से अच्छा है कि आप उनसे टाइम परचेज कर सकते हैं। एक समन्स के अंदर जब किसी आदमी को बुलाया जाता है तो वो ये आदमी ये प्ली ले सकता है कि मुझे इस टाइम याद नहीं है, मुझे अपने रिकॉर्ड्स खंगालने पड़ेंगे, मुझे अपने डॉक्यूमेंट्स देखने पड़ेंगे और मैं देख करके बता पाऊंगा आपकी इंफॉर्मेशन को। तो समन्स के अंदर खाली यस और नो के अंदर क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता। जिस आदमी को समन किया गया है उसके पास ये अधिकार है कि वो ये बात बोले कि मैं इंफॉर्मेशन को रिट्राइव करके आपको आंसर दे सकता हूं। ये जरूरी नहीं है कि वहीं पे आंसर देना हो या यस और नो में आंसर देना हो। एक पर्सन जो है वो लॉस ऑफ मेमोरी की बात कह सकता है, उसके पास एक वैलिड ग्राउंड है क्योंकि ये जस्टिफिएबल भी है। एक आदमी को सब कुछ याद नहीं रह सकता। तो फ्रेंड्स, सेक्शन 19 हमने देखा, पावर ऑफ अथॉरिटीज। इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए अथॉरिटीज को एक बहुत वाइड पावर दी गई है। समन्स की एविडेंस को एफिडेविट पर लेने की, पुलिस अथॉरिटीज की सहायता लेने की, और किसी बैंकिंग कंपनी की, इंटरमीडियरी की, रिपोर्टिंग एंटिटी की, किसी से भी जो बेनामी एक्ट के अंदर जो अथॉरिटीज हैं वो उनसे इंफॉर्मेशन सीख कर सकती हैं इस एक्ट को इंप्लीमेंट कराने के लिए। थैंक यू फ्रेंड्स।